हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे आधुनिक भारत से स्टार्ट करेंगे। क्यों स्टार्ट कर रहे हैं इसके पीछे रीजन आपको हमने कल ही बता दिया हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। कम से कम 12 से 15 के आसपास क्वेश्चन रहेगा, इससे कम नहीं रहेगा। ऐसे कंडीशन में अगर हम आधुनिक भारत को अच्छे तरीके से समझ लें और एक भी क्वेश्चन नहीं भागेगा, बस खाली ध्यान से देखना है और बस कुछ नहीं करना, कोई पेन नहीं कोई पेपर नहीं, सारा नोट्स हम दे देंगे। बस खाली शांति से सुनना कि कैसे घटनाएं घट रही हैं। जब हम आधुनिक भारत पढ़ाते हैं तो बीपीएससी में अलग तरीके से पढ़ाते हैं, उसका अलग स्टाइल है। यहां वनडे में अलग तरीके से है। जब इतिहास पढ़ने के लिए आप बैठिएगा तो थोड़ा सा बोर होंगिएगा, लगेगा क्या सुजी सर क्या पढ़ा रहे हैं। लेकिन इतिहास को अपने जगह पर रख के उसके बाद देखिएगा तो इतिहास बच्चों का खेल है, फिर इतिहास आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे जो घटनाएं जहां पे घट रही हैं आपको वहीं पे नजर रखना, नहीं समझे? जैसे अभी आपको अगर हम शिमला भेज दिए तो अपना दिमाग को शिमला में रखिए कि इस समय शिमला में है, शिमला में ठंड हो रही है, शिमला में ये है वो है, ऐसे है वैसे, पहाड़ है घाटी है, वहीं रखिए। तो आप शिमला को जी लीजिएगा कि नहीं? अगर शिमला में रह के और याद आ जाए घर की, पता ना मम्मी का पैर टूट गया होगा, पता दूसरा पैर ना कहीं टूट जाए, क्या शिमला में घूम पाइएगा? कभी किसी को देखे हैं कि यात्रा करने के लिए गया और पता चला कि उसके घर में इतनी बड़ी विपदा आ गई है? फॉर द एग्जाम्पल पापा एक्सपायर कर गए और वो स्विट्जरलैंड जा रहा, क्या वो जीवन में कभी घूम पाएगा स्विट्जरलैंड? आपको लगता है? तरीक सोच के देखिए। इतिहास बस वही कहता है, बस समझने भर का खेल है। जो भी टीचर इतिहास पढ़ाते हैं और जो भी आप पढ़ते हैं, आप इस चीज को केयर ही नहीं कर पाते हैं। इतिहास पढ़ने वक्त बस आपको इतिहास में रहना है, बाकी मेरा काम है कैसे वहां पे सॉल्व करना प्रॉब्लम। हम तो अपना काम कर लेते हैं लेकिन आप रहते नहीं हैं, ये समस्या। आइए, आधुनिक भारत स्टार्ट हो रहा है। इसमें भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। अब धीरे धीरे सारी कंपनियां कहां आ रही है? भारत के अंदर आ रही है। सबसे पहली कंपनियां जो आएंगी वो कौन आएंगी? पुर्तगाली। अक्सर सीरीज में देता है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम या आरोही क्रम, आगे से या पीछे से। सीरीज आपको सजाना है और इसमें कई का विकेट लेकर डूब जाएगा। जिसको आएगा वो ओवर कॉन्फिडेंस में गलत करके जाएगा, जिसको नहीं आएगा वो तो तुक्का मारेगा, और जो बीच वाला रहेगा वो समझ लेगा ऑप्शन कह क्या रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाएगा और सही करके चल जाएगा। यही तो हो रहा है। बताइए चौथा ऑप्शन क्या है आपके पास में? हमको भी यही करना है। सबसे पहले कौन आ रहे हैं? पुर्तगाली आ रहे हैं। पुर्तगाली के बाद कौन आ रहे हैं? डच। डच के बाद अंग्रेज, अंग्रेज के बाद डेनिस, और डेनिस के बाद फ्रांसीसी। एक बार सीरीज को देखते हैं। सबसे पहले पुर्तगाली। आपको पता है भारत की खोज किसने किया? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा था कहां का? पुर्तगाल का। तो पुर्तगाली पहले आया। पुर्तगाली आया, उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ? टच हो गया भारत के साथ में। टच के जगह पे डच। याद करने के ताकि सीरीज कभी बोल नहीं सके। यानी पुर्तगाली आया और भारत में टच कर गया, यानी डच। और डच ने सीधा क्या कर दिया? अंग्रेज को ला दिया। और अंग्रेज को तो भूल ही नहीं सकते हैं। इन लोगों ने क्या किया? हमारे सोने की चिड़िया को कबूतर खाना बना के छोड़ दिया जाते जाते। इसको तो भूल ही नहीं सकते। अंग्रेज नहाते नहीं थे, इसलिए क्या करते थे? डेनिम का पाउडर या डेनिम का वो क्या कहते हैं, डीओ लगाते थे। कई बार ऐसा होता है ना, जिस दिन हम भी नहीं नहा के आते हैं ना, उस दिन डीओ वो लगा लेते हैं। आदमी को लगता है माय गॉड सुई से नहा के, अरे नहीं नहा, इस समय नहीं मिल रहा। तो क्या करते हैं अंग्रेज भी? क्या करते हैं अक्सर ये लोग? क्या करते हैं? नहाते कम है और क्या करते हैं? सेंट का ज्यादा यूज करते हैं, यानी डेनिस का सेंट। कभी भूल पाइएगा। और जब लास्ट में है, आपको पता है कि अंग्रेजों को अगर टक्कर कोई देने वाला तो फ्रांसीसी है, बाकी कोई नहीं है। कोई दिक्कत यहां तक? अगर कोई समस्या हो तो बताइए। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। नेक्स्ट है पुर्तगाली। हमने स्टार्टिंग बताया था, फिर से एक बार। पुर्तगाली, पुर्तगाली के बाद डच। क्यों टच किए? टच के बाद अंग्रेज, और अंग्रेज के बाद अंग्रेज क्या लगाते थे? डीओ लगाते, नहाते नहीं थे तो डेनिस, डीओ डेनिस, और उसके बाद फाइनली फ्रांसीसी, क्योंकि फ्रांसीसी से ही अंग्रेज का सबसे बड़ा टक्कर था।
एक एक करके समझते। पुर्तगाली वास्को डी गामा ने 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचकर भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज कर दिया। वास्को डी गामा सबसे पहले कहां पहुंचता है? कालीकट बंदरगाह। इससे पीछे की भी कहानी है, लेकिन हमें क्या है, एक लिमिटेड में ध्यान रखना कि मैं सचिवालय पढ़ा रहा हूं। अगर बीपीएससी रहता तो और गहराई में उतर के इसको बताते, क्योंकि यहां पे डायरेक्ट कालीकट नहीं आएगा, केप ऑफ गुड होप्स के पास आएगा। क्लियर? आशा अंतरिप के पास आएगा। जब आप अफ्रीका वाला पार्ट देखिएगा तो अफ्रीका का सबसे नीचतम बिंदु, अंतिम बिंदु जो है, यानी कि दक्षिणतम बिंदु जो है, वही है केप ऑफ गुड, आशा अंतरिप। हालांकि उसको छोड़ दीजिए, यहीं पे आते हैं। कालीकट बंदरगाह पे पहुंचता है, और जैसे कालीकट बंदरगाह पे पहुंचता है और वहां पे जो है जेमुरीन वहां का शासक होता है, जेमुरीन से मिलता है और व्यापार वाणिज्य की बातें चलाता है। और इसी को देख के वास्को डी गामा जो पहली बार भारत पहुंचता है वो समुद्री रास्ता से पहुंचता है, इसलिए कहा जाता है कि भारत की खोज किसने किया? समुद्री वास्को डी गामा ने किया। भारत पहले से है, भारत की खोज नहीं किया उसने। जब खोज किया उससे तो 5000 साल पहले ही से भारत है, और न जाने कितनी सदियों से है। लेकिन यहां पे इसलिए बोलते हैं क्योंकि समुद्री मार्ग से भारत को खोजना दुनिया के पास कोई ऑप्शन है ही नहीं था, कोई रास्ता ही नहीं था। ये पहली रास्ता अगर किसी ने दिया तो वास्को डी गामा ने। क्लियर हुआ? फ्रांसिस्को दी अल्मेडा 1505 में भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय बना। उसके बाद इसी में जब धीरे धीरे व्यापार वाणिज्य बढ़ने लगा ना, तो दिल किया क्यों ना ऐसा किया जाए कि यहीं रह जाया जाए। बातें समझ में आ रहा है ना? क्लियर हो गया ना? मतलब धीरे धीरे जब व्यापार वाणिज्य हो ही रहा है, जब हम चाह रहे हैं कि हम व्यापार वाणिज्य पटना से कर रहे हैं, हमारा घर चंपारण है, तो क्यों ना ऐसा हो जाए कि पटना में ही किराए पे मकान ले लिया जाए और पटना में ही व्यापार वाणिज्य किया जाए। क्यों यहां से वहां तक उठा के लाया जाए? वही काम यहां पे किसने किया? अल्मेडा ने। तो पहला पुर्तगाली गवर्नर अगर पूछे या वायसराय पूछे तो किसका नाम देना है? अल्मेडा। और अल्मेडा का नाम तो कभी आप भूल ही नहीं सकते हैं, वही कुछ कुछ होता है। देखे ना, अल्मेडा जो झंडा लगाता है। क्लियर है? और ये कब की टाइमिंग हो रहा है? 1505 में। आए कब है? 1498 में। कोई दिक्कत तो नहीं ना जा रहा दिमाग में ना आपको? चलिए नेक्स्ट है अल्फांसो दी अल्बुकर। पहला वायसराय तो ये दिख गया, लेकिन वास्तविक जो वायसराय हुआ वो कौन हुआ? अल्बुकर हुआ। अल्बुकर 1510 में बीजापुर से के यूसुफ आदिल शाह से क्या किया? गोवा को छीन लिया। हालांकि नीचे है, यूसुफ आदिल का बीजापुर के क्या थे? शासक थे। इनसे क्या किया? गोवा को छीन लिया। आइए एक चीज यहां इसको ध्यान रखिएगा, पुर्तगाली ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहां पर रखा? कोचीन में। कोचीन है कहां अगर मैं पूछूं तो? केरला में है। क्लियर है? आइए नेक्स्ट है प्रमुख यूरोपीय कंपनियां। एकदम कुछ नहीं रटना, बस समझते जाना, सीखते जाना है और फिर हमको बताते जाना है। प्रमुख यूरोपीय कंपनियां, कई बार यहां से पूछ देता है कि कौन सी कंपनियां कब भारत आई, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभी तो आपको हमने सिखा ही दिया, अभी जस्ट देखा 1498 में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आया, और कौन साथ में आया था? वास्को डी गामा। 1498 तो कभी भूल ही नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है 1600, इसको तो जिंदगी भर नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि इन्हीं के आने के बाद हम गुलाम हुए। 1600 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। और कई बार मैचिंग में जब देता है ना, मैचिंग में सामने से मिलाने के लिए अगर दो ऑप्शन सही मिल जाता है ना, तो तीसरा आसान होता है। मैचिंग सबसे आसान है, सबसे आसान है। बस एक बार जो है एक दो पॉइंट अगर मिल जाए तो कभी गलत होगा ही नहीं। बाकी क्वेश्चन में गलत है, लेकिन कई बच्चों को ऐसा होता है कि मैचिंग में ही समस्या हो जाती है, कंफ्यूजन ज्यादा होता है, क्योंकि एक भी अगर याद नहीं है तो अंदाज ठीक सही होगा ही नहीं। क्लियर है? 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी। मैंने सीरीज जब बताया तो डच को पहले बताया, ध्यान रखिएगा। पहले हमने क्या बताया? पुर्तगाली आए और टच किए इंडिया में, तो डच, टच मतलब डच। लेकिन यहां सुजीत साहब 1602 बता रहे हैं, मैं यहां कंपनियां की बात कर रहा हूं, कंपनी की बात कर रहा हूं। कंपनी जो आ रहा है वहां लोग आ रहे थे। पहला जो आया था वो कौन आया था? अंग्रेज से पहले डच आए थे। लेकिन कंपनी की बात आएगी तो अंग्रेज पहले आएंगे, डच बाद में आएंगे। दोनों चीज याद रखिएगा ना। क्लियर है? आइए 1616 में, उसके बाद जब अंग्रेज आ ही गए, डच आ ही गए, तो बचा कौन? डेनिस।
डेनिस कंपनियां 1616 में आई। सीरीज देख रहे हैं ना, सीरीज में एडजस्ट कर दिए हैं ताकि ये डेट के अकॉर्डिंग लिखे हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। आप समझ रही है ना, आया हुआ तो है ये ना पहले डच से, अंग्रेज नीचे है डच ऊपर है, ये तो अच्छे जाने, उसके बाद डेनिस है, लेकिन इस टाइम के अकॉर्डिंग हम आपको रख दिए ताकि आपका कभी भूलने की आदत ना हो। 1616 में डेनिस आया और 1664, इसको तो कभी भूल ही नहीं सकते हैं, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आई भारत में। सब भारत की बात हो रही है। और 1731 में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आपको याद क्या रखना है, याद क्या रखना, अभी याद कराते हैं, 1498, जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट 1600 में, ये तो कभी जिंदगी भूल ही नहीं सकते हैं। तीसरा फ्रांसीसी कंपनी 1664, ये हर बच्चा जानता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आई बात यहां पे कि पहले डच या पहले डेनिस। अंग्रेज तो अब कर दिए 1600, उसके बाद ही आएगा डो से, और दोनों डो से है। बात समझ में आ रहा है? तो पहले डच होगा, उसके बाद क्या होगा, डेनिस। पहले टच करेंगे तब तो, किसी से मिलेंगे तब तो लगाएंगे। क्लियर है? इस हिसाब से कभी याद करने की जगह है, क्या रटिएगा, इतिहास में कुछ रटने का नहीं, बस एक बार समझ जाइए, पॉइंट को पकड़ लिए, पिन पॉइंट को पकड़िए, आपको अपने दिमाग में रह जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन देंगे तुरंत बन जाएगा। आइए नेक्स्ट चले। डच, नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, डच। सीरीज भी बीच बीच में देते जाने ताकि आपके दिमाग का काम करते चल जाए। डच अब आपको समझने में आसान होगा। हमने पुर्तगाली के बाद, पुर्तगाली इंडिया में आए, यहां हमको देखिए, बोले तो हमको हम पे नजर रखिए तो समझ में आएगा। पुर्तगाली इंडिया में आए, और इंडिया में आते ही क्या हो गए, इंडिया से टच में हो गए, टच मतलब डच। और जब डच आए यानी डच आए, डच के बाद अंग्रेज, और अंग्रेज के बाद अंग्रेज क्या करते थे, डीओ लगाते थे, तो डेनिस, और डेनिस के बाद कभी भूलिएगा सीरीज कम से कम 100 बार आया, हर एग्जाम में पूछिए सीरीज एडजस्ट करने के लिए, और हर बार बच्चों का गलती होता। आइए कार्नेलिस द हस्तमान 1596 में भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक। सुजीत सर अभी तुरंत तो आप 1602 बता रहे थे हमको, क्योंकि हम कंपनियां बता रहे थे आपको, नोट कीजिएगा मेरी बात, हम कंपनियां बता रहे थे और यहां लोग आ रहे हैं। अब क्लियर हो रहा है ना, यानी कि जो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली के बाद कौन आए, जो आएंगे लोग वही ना, उन्हीं का मान होगा ना। कौन आए, डच आए, उसके बाद जब आएंगे तब ने कंपनियां लाएंगे। क्लियर हो रही ना। नेक्स्ट है डच की व्यापारिक आधारशिला भारत में रखने का श्रेय 1592 में जाता है। 1596 में आए, आधारशिला इनका कब रखा गया, यानी कि 1592 में ही ये लोग क्या हो गए, धीरे धीरे इंडिया में शुरुआत कर दिए। एम्स्टर्ड की व्यापारी कंपनियां को है, यहां पे लाने का जो क्रेडिट है एम्स्टर्ड, ये व्यापारी कंपनियां, उसको लाने का श्रेय। डच ने 1602 में पूर्व से व्यापार करने के लिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये पूर्व से व्यापार करने के लिए, अगर मैं आपको बताऊं कि यहां पे यूरोप है, यूरोप अगर यहां है और इंडिया कहां होगा, यहां होगा एग्जाम्पल, तो ये जब भी होगा तो क्या होगा, पूर्व होगा, क्योंकि पश्चिम इधर भागेगा, पकड़ रहे हैं ना, ये जब भी इधर जाएगा तो सब पूरब होगा। ऐसे अगर मैं खड़ा हूं, मुझे आप देख रहे हैं, तो जो ये मेरा हाथ होगा ये क्या होगा, पश्चिम होगा। अगर भूल जाए, अगर लगे सुजीत सर मैं भूल गई, तो आपको क्या लिखना, पप्पू याद है, पप्पू याद है, सोचिए कि मेरा नाम पप्पू है, पो से पश्चिम, ये वाला पो आगे आएगा ना, पो पश्चिम, और लास्ट में पू पूरब। जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। बाकी उत्तर दक्षिण तो पता ही है, ऊपर जो होगा उत्तर, नीचे होगा दक्षिण, समस्या यही होता है। हालांकि समस्या आपको नहीं होगा, लेकिन फिर भी दिमाग में रख लीजिएगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य प्रशासनिक केंद्र जो था वो कहां था, बाटविया में था, यहां पे रखा गया था। वहीं से क्या किया था, एम्स्टर्डम में, यहीं से क्या किया जाता था, व्यापार वाणिज्य का पूरा प्रशासनिक केंद्र रखा गया था। जैसे अगर बोले कि इंडिया का प्रशासनिक केंद्र कहां पे है, तो क्या बताइएगा, बताइए। हम छोड़ेंगे नहीं किसी भी हालत में, सिर्फ हम पढ़ाते थोड़ी हैं, हम पूछते भी हैं। कहां से पॉलिटिक्स हो रहा है इंडिया में, बताइए ना। दिल्ली, सिंपल तो है, जितना भी काम हो रहा है कहां है हमारे प्रधानमंत्री, कहां राष्ट्रपति, क्लियर हो रहा है ना। उसी तरीके से सबका क्या है, एक प्रशासनिक केंद्र है। नेक्स्ट है कोरोमंडल के तट पे मुसोलिनीपट्टनम 1605 में प्रथम डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब यहां से आपका जो है, ये तो थोड़ा सा
हिस्ट्री बताए थे, यहां से शुरू होगा आपका, मुसोलिनी पट्टनम से। असली जो होगा शुरुआत वो यहां से होगा आपका। अब जो है यहां पे डच ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी है। अब मुसोलिनी पट्टनम जो है ये कहां पे पड़ता है, कौन सा है? इस समय अगर पूछूं कि कौन से राज्य में है तो ध्यान रखिएगा, ये जो है ये कहां पे है? आंध्र प्रदेश, एपी। अरुणाचल प्रदेश मत पकड़ लीजिएगा। विशाखापत्तनम नाम सुने ना, है ना आंध्र प्रदेश में, ये तो जानते हैं ना। मुसोलिनी पट्टनम का पहले जो नाम था वो मछलीपट्टनम नाम था। अब इसका नाम जो हो गया है मुसोलिनी पट्टनम है। 1605 में आते हैं, प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना हो जाती है। कोई डाउट, कहीं कोई समस्या? और कंपनी बनती कब है? 1602 में ही बन जाती है। इंडिया आते आते क्या होती है? 1605। याद रखिएगा, बड़ी बारीक बातें हैं। कोई दिक्कत? यूरोपीय व्यापारी कंपनियां से संबंधित कुछ व्यक्ति का नाम बता देते हैं कि कौन कौन से व्यक्ति हैं जो यूरोपीय कंपनियों से क्या है? संबंधित हैं। थोड़ा सा नाम देख लेते हैं, और ये बड़ा नाम इंपॉर्टेंट है, अभी दिमाग में रख लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन एराइज होगा, 100% एराइज होगा आपके सचिवालय में। और सचिवालय ने हम मिनी आईएएस ही बोलेंगे आपसे आज के बाद, थोड़ा अच्छा फील होता है ना। अब सचिवालय भूल जाइए, हम आपसे मिनी आईएएस की ही चर्चा करेंगे। देखिए, यूरोपीय व्यापारी कंपनियों से संबंधित कुछ व्यक्ति हैं, उनका नाम हम समझाते हैं। वास्को डी गामा, कभी भूल ही नहीं सकते, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली, या फिर क्या भारत को खोजने वाला, वास्को डी गामा 1498। क्लियर है? दूसरा, फ्रांसीसी डी अल्मेडा। अल्मेडा का नाम बताए थे, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर या वाइसराय जो पहला था वो कौन था? अल्मेडा ही था। नेक्स्ट जो है जॉन मिल्टन हॉक, मुगल भारत में आया प्रथम ब्रिटिश। जिस समय यहां पे मुगल काल चल रहा था, उस समय मुगल काल में जो पहला अंग्रेज आया उसका नाम क्या था? मिल्टन हॉल। कई जगह हॉक भी लिखा रहता। कैप्टन हॉकिंस, जहांगीर के दरबार में आने वाला। अब एक चीज देखिए, जहांगीर, ये सीरीज पता है मुगलों का सीरीज आपको? बताइए कैसे कैसे आए याद, क्या बताइए? देखिए भाई, BHAISAB, बी मतलब बाबर, एच मतलब हुमायूं, गुड, ए मतलब अकबर, आई को थोड़ा सा ऐसे कर दीजिएगा तो जे हो जाएगा, जे मतलब आई, यहां पे गया, एस से शाहजहां, ए से औरंगजेब, और बी से बहादुर शाह प्रथम। द्वितीय तो समाप्त होगा 1857 में जाके। क्लियर है? अब देखिए, हम बात किसकी कर रहे हैं? जहांगीर की। अगर जहांगीर की बात करें तो अकबर की मृत्यु हो चुकी है, तब तो जहांगीर की बात हुई है। यानी अकबर का सुपुत्र जहांगीर, इसके टाइम में कौन आया था? हॉकिंस आया था, और इसी को अंग्रेज खां की उपाधि भी मिली थी, या इंग्लिश खां की उपाधि भी। कोई डाउट जा रहा है ना दिमाग में? अगली क्लास हम पूछेंगे सबसे, सुन लीजिए, बाद में मत बोलिएगा सर हमसे क्यों पूछ रहे हैं। क्लियर है ना? थोड़ा सा डर बना रहेगा तो ध्यान से सुनिएगा। क्लियर? आइए नेक्स्ट चलते हैं, गेराल्ड अंगियार। जैसे ही गेराल्ड अंगियार की बात आएंगे, दिमाग में आएंगे बंबई का वास्तविक संस्थापक। जिस खूबसूरत बंबई की बात करते हैं, जो बॉलीवुड की बात करते हैं, अब बॉलीवुड भूल जाइए और दिमाग में ये रखिए, अंगियार जो था वो कहां है? बंबई में है। यानी कि बंबई का जो संस्थापक था वो कौन था? गेराल्ड अंगियार, कभी नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट है जॉब चार्नॉक। जॉब, हमेशा जॉब कहां पे? कलकत्ता का संस्थापक। क्लियर है? उस समय 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। पहली जो प्रेसिडेंसी होती थी, या कहे तो प्रांत कह सकते हैं, ये कहां होता था? कोलकाता में। दूसरा मद्रास, नीचे जिसको चेन्नई अभी कहते हैं, और तीसरा जो है वो कहां पे? बंबई में होती थी। यही 3 प्रेसिडेंसी थी। क्लियर है? प्रेसिडेंसी कहें या प्रांत कहें, वही इंग्लिश और हिंदी मीनिंग है। इसी तीनों जगह से पूरे इंडिया को क्या किया जाता था? यूज किया जाता था, या इसी तीनों जगह से जो है इंडिया को चलाया जाता था। क्लियर? अब गेराल्ड अंगियार बंबई को कर दिए, जॉब चार्नॉक कोलकाता को कर दिए, और चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम का प्रथम प्रशासक था। फोर्ट विलियम जो घेरा बनाया गया था, फोर्ट विलियम उसका था। फ्रैंको मार्टिन, ये नाम याद रखिएगा, फ्रैंको मार्टिन जो था पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर। यानी कि फ्रांसीसी कंपनियां जो है 1664 में आई। क्लियर है? उसके प्रथम गवर्नर बने। जैसे आपको बताते हैं ना पुर्तगाली का प्रथम गवर्नर, क्या बताते हैं हम आपको? अल्मेडा। क्लियर है? वैसे ही यहां पे फ्रांसीसी का प्रथम गवर्नर जो होगा वो कौन होगा? फ्रैंको मार्टिन। नेक्स्ट है फ्रांसीसी डे,
जो कि मद्रास का संस्थापक है। तीनों जगह का नाम बता दिए, और ये तीनों जगह का नाम बस याद रख लीजिएगा। गेराल्ड रंगियार बंबई, ठीक है ना। गेराल्ड जो गैराज था वो कहां था? बंबई में था, याद रखने के लिए। जॉब जो है वो कोलकाता में लीजिए, और लास्ट में क्या है? फ्रांसीसी, लास्ट है फ्रांसीसी, तो फ्रांसीसी को उठा के मद्रास में कर दीजिए, काम खत्म कीजिए। क्लियर? फ्रांसीसी है ही, खाली डे लिख देना। यहीं से क्वेश्चन पूछता, अगर इस तरीके से पढ़ा जाए तो आसानी से मिनी आईएएस को क्रैक किया जा सकता, एकदम आएगा, सारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। बस इसी सीरीज में आप पढ़िए। चलिए चले दूसरे, आइए चलिए डच में आते हैं। अभी डच चल ही रहा था। 1605 में मुसोलीपट्टनम में अपनी कंपनी स्थापित कर ही चुके हैं। डच भारत में, भारत से नील, सोडा और सूती वस्त्र, इन तीनों का क्या करते थे? व्यापार करते थे। इनका उद्देश्य, अब नील तो आपको पता ही होगा, आया नया उजाला 4 बूंदों वाला बचपन वाला, याद है? मम्मी देती थी बनियान में या फिर पापा के धोती में अक्सर देते थे, या कुर्ता उड़ता जो होता था अक्सर। अब तो खत्म ही हो गया, अब तो ना मम्मी रही है ना नील, क्या बोले, नील का प्रयोग करते थे। या फिर घर भी रांगने में नील का यूज होता था, याद कीजिए बचपन में जो लोग, मतलब जो गरीब होते वहां होता था यूज। तो ये ध्यान रखना है इन तीनों के लिए। अब बचा नील तो बता दिए सुजीत सर। सोडा, सोडा जो होता था बारूद बनाने में काम होता था। सोडा, वो सोडा नहीं पीने वाला, नींबू पानी डाल के और सोडा पी के, क्लियर है ना? ये जो सोडा था वो है सोडा, ये है सोडा। ये सोडा जो यूज होता था किस लिए होता था? बारूद बनाने के लिए। नेक्स्ट है सूती वस्त्र, क्लियर है? सूती वस्त्र में क्या होता था? कॉटन, उसका क्या करते थे? व्यापार वाणिज्य करते थे। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम याद रख लीजिएगा, बेदरा का युद्ध। और बेदरा का युद्ध कब हो रहा? 1759 में। और किसके किसके बीच? अंग्रेज और डच के बीच। इसमें हारेगा कौन? डच का खेले खत्म कर देगा। चलो डच निकलो यहां से। अब एक चीज याद रखिएगा, बेदरा का युद्ध या कहे तो बंदर का युद्ध, दोनों बंदर ही है, अंग्रेज और डच दोनों क्या रहते हैं? टच में रहते हैं, तो थोड़ा सा बंदर बांट तो होगा ही होगा। तो इसलिए बेदरा याद रख लीजिएगा। बो से बेदरा, बो से बंगाल, यानी बेदरा का युद्ध जो हुआ है ये कहां पे हुआ है? बंगाल में हुआ है, याद रहेगा। और युद्ध कब हुआ है? 1759, एकदम याद रख लीजिएगा इसको। नोट्स हालांकि दे देंगे, ठीक है ना, कल मिल जाएगा नोट्स आपको, ठीक है ना। तो जो जैसे जैसे क्लिक कर रहे हैं वैसे वैसे नोट्स में आपको क्लिक करना, अपने दिमाग में प्रिंट हो जाएगा। इसमें हार किसकी होगी? डच की। तो जीतेगा कौन? अंग्रेज, और डच का अब समापन हो जाएगा। आए कब थे? 1605 में सुजीत सर, याद है? और जा कब रहे? क्या भूल पाइएगा कभी? तुमको ना भूल पाएंगे, ऐसे ऐसे करती है, बोलो ना हाँ, सही में नहीं भूल पाएंगे। 1759। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से डच को 1795। अब देखिए हमने बताया 1759, 1759 के बाद अस्तित्व समाप्त हो गया, अब नहीं होने वाला। लेकिन पूर्ण रूप से 1795 में भारत से बाहर कर दिया। उसके बाद बुढ़िया बिस्तर समेट करो, निकल जाओ बाहर। अब तुम्हारा अस्तित्व भारत से क्या हुआ? समाप्त कर दिया। हराया 59 में, निकला कब? 95 में। बस क्वेश्चन पे पकड़िएगा क्या पूछ रहा है, कब यहां से निकला, हारा कब? 1759। कौन सा युद्ध? बेदरा का युद्ध। किसके किसके बीच? अंग्रेज और, आजकल देता मिलाने वाला, बेदरा का युद्ध इनमें से किसके बीच हुआ था? अब दे देगा ऑप्शन में, बेदरा के युद्ध किनके बीच में? अंग्रेज डच के बीच में, अंग्रेज फ्रांसीसी के बीच में, अंग्रेज पुर्तगाली के बीच में। अभी हम ही देंगे, दुनिया तो बाद में दे, पहले तो हम देंगे आपको। तो वहां अगर याद रहेगा तो क्या आसानी से कर सकते हैं। और ट्रिक तो बता ही दिया, अंग्रेज दोनों डच में रहते थे, यानी टच में रहते थे, और जब टच में रहेंगे तो बंदर वाला खेल होगा ही होगा। बंदर का मतलब बेदरा, और बेदरा है कहां पे? तो बंगाल में। 1759 में यह युद्ध हुआ, 95 में समाप्त हो गया। क्या कभी भूलिएगा? किस बात का रटना है? इतिहास रटने का नहीं, इतिहास जीने का है सब्जेक्ट, जिसने रटा उसका गया। आइए, अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से डच को 95 में समाप्त कर दिया। अंग्रेजों ने प्रथम व्यापारिक कोठी जो थी वो कहां पे खोला? सूरत में। कब? 1608 में खोली। क्लियर? कोई डाउट? सूरत बताइए कहां है, कहां पे है? राजगीर में है, राजगीर में है। हंसती। सूरत जो है वो कहां पे है पृथ्वीराज जी? सूरत कहां है? गुजरात में, बंगाल ने। आइए यहां बैठिए, आप पीछे बैठते हैं, आइए यहां बैठिए, सामने बैठिए मेरे, पीछे में सब आ जाइए, दिक्कत नहीं हो रहा।
हाँ तो बेदरान है बंगाल में, ये सूरत की बात पूछ रहा हूं मैं। 1795 कंप्लीट रूप से यहां से निकल गया, भारत से निकाल दिया गया डच को। क्लियर है? ये बीपीएससी वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा। हाँ, अब आते हैं नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, फ्रांसीसी। थोड़ा सा फ्रांसीसी में चलते हैं और फ्रांसीसी को देखते हैं। लुई 14वां के मंत्री कोलबर्ट ने पूर्व में व्यापार करने के लिए 1664 में एक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया। इसका नाम जो था इंडेस ओरिएंटेलिस। हमें यह नहीं नाम रखना कि क्या नाम था, कभी एक आध बार पूछ देता तो याद रखिएगा। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आया कब है? 1664 में। किसके नेतृत्व में? कोलबर्ट के नेतृत्व। ठीक है ना? कोल कोयला याद ही रह जाएगा, यही कोयला 1664 में आया। जैसे आप ट्रिक से याद कर लीजिए, हालांकि बोलते बोलते याद हो ही जाएगा। अभी क्वेश्चन आंसर डेली होगा टेस्ट, उसमें तो आपको ऑटोमेटिक हो जाएगा। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी जो थी, काठी या कोठी जो थी, फ्रेंको केरो के द्वारा कहां पे खोला गया? सूरत में 1668 में स्थापित किया गया। एक चीज तो आपने देख लिया कि सुजी से आपने स्टार्टिंग से बताया, इन दोनों के बीच में क्या थी? प्रतिद्वंद्विता थी। किसके बीच में? एक साइड से अंग्रेज, दूसरे साइड से फ्रांसीसी। इन दोनों के बीच में क्या रहते? विश्व, अगर कहें तो विश्व युद्ध भी कहें तो छोटा ही चीज है। दोनों के बीच में था कि हम भारत में रहेंगे तो हम भारत में रहेंगे। दोनों युद्ध होता है और इसी दोनों के युद्ध में ही कर्नाटक का फर्स्ट वॉर, सेकेंड वॉर और थर्ड वॉर होता। इसी में जो है वोंडिवॉश का भी वॉर होता है। जाना दिमाग में ना? अब यहां पे फ्रेंको कोरो के नेतृत्व में सूरत में 1668 में पहली इन्होंने क्या किया? कहे तो कंपनी की स्थापित की, कोठी की स्थापित की, कारखाना की स्थापित। तीनों नाम हमेशा इक्वल समझिएगा। कंपनी, कोठी, कारखाना, तीनों इक्वल होता था। अगर अंग्रेज ने पहली कंपनी 1608 में कहां खोला? अभी बताए, सूरत में। शायद होगा भी, ऊपर चला गया, सूरत में। और फ्रांसीसी ने वो 1608 में और फ्रांसीसी 1664 में। कहां पे? सूरत में। लिखा हुआ था सूरत 1668 में। 64 में आते हैं और 4 साल के बाद, इसके जस्ट 4 साल के बाद क्या करते हैं? कंपनी सूरत में खोल देते हैं। ये लोग जो आते हैं अंग्रेज, समझना, 1600 में आते हैं और 1608 में, 8 साल के बाद। आ तो इंडिया रहे 1600 में, वैसे ही जैसे 1664 में ये आ रहे हैं। लेकिन कंपनी जो खुल रही 1608 में कहां पे? सूरत में। और इनका भी कहां पे? सूरत में। सूरत में, दोनों सूरत में। याद रह जाएगा पृथ्वीराज जी। चलिए, ये नाम आपको थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, फ्रांसीसी मार्टिन। ये क्या है? इसके क्या है अभी देखिएगा। चलिए आ जाइए, आगे आ जाइए। ठीक है, दिक्कत नहीं ना होगा? ठीक। चलिए, फ्रांसीसी मार्टिन। डेनमार्क वासियों का आगमन भारत में 1616 ईस्वी में हुआ। 1616 में क्या डेनमार्क कहां रहा है? भारत आ रहा है। भारत में क्या हो गई है? आगमन हो गई है। 1620 में तमिलनाडु में ट्रेंकोबार नामक क्षेत्र में डेनमार्क वासियों ने व्यापारिक केंद्र खोला। और याद रखिएगा, आपको कौन कहां से उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे नीदरलैंड से रहे, डेनमार्क से रहे, इंग्लैंड से रहे या फिर फ्रांस से रहे, आपको बस ये मतलब रखना कि सबके सब का जो कॉन्टिनेंटल है वो कहां है? यूरोप कॉन्टिनेंटल है। यूरोप महादेश से ही सब आ रहा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जा रहा दिमाग में? हाँ, सब यूरोप से आ रहा। लेकिन जो घटनाएं हैं, जो कंपनियां हैं, कब खोली जा रही है, बस इस पे नजर रखो। हालांकि हम तो कोशिश किए हैं कि सबके सब बटर को ही आपके सामने रखें, इधर उधर कुछ भी बातें नहीं, टू दी पॉइंट बातें नहीं है। आइए, सेरमपुर, अगर मैं आपसे पूछूं सेरमपुर है कहां, तो क्या बताइएगा? बंगाल में है। बस इतना ध्यान रखिए, बाकी हम बता देंगे। 1731 ईस्वी में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। कब? 1731 में। अंतिम कंपनी जा रही है, अंतिम यूरोपीय कंपनियां। और इसको डेट को हल्का सा ना एक दो बार देखेंगे ना, अपने याद हो जाएगा। बस डेट को याद रखना। बीपीएससी अलग है, ये अलग है।
याद रख लीजिएगा, यहां है टू द पॉइंट, जितना कंटेंट आप अंदर डाल सकते हैं। वहां है अंडरस्टैंडिंग, कि अंडरस्टैंडिंग यहां भी है, यहां भी बिना अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं चलने वाला, टू द पॉइंट से नहीं काम चले। यहां पे क्या है, कम समझाना है, ट्रिक के थ्रू दिमाग में रखना, यहां ये गेम है। बातें समझ में आ रहा है ना? वहां जो था एक एक नंबर का, यहां 4 नंबर का है, एक एक क्वेश्चन। जानते हैं ना आप लोग कि नहीं? आप लोग को क्लियर है ना? पीछे क्लियर है? 4 नंबर का एक एक क्वेश्चन है। वहां एक क्वेश्चन कितने का है? 1 नंबर का। यहां एक क्वेश्चन 4 नंबर का। क्लियर है? 1/4 कटता है, इसमें निगेटिव भी है, याद रखिएगा। गलत हुआ तो खेल चौपट हो जाएगा। इसीलिए आपको बार बार ट्रिक के थ्रू दिमाग में ला रहा हूं, ताकि गलत होने की संभावना ही खत्म हो जाए। स्वीडिश कंपनी की रुचि भारत की अपेक्षा किसमें थी? चीन में थी। इसलिए स्वीडिश जल्दी कोई नहीं बताता, हम भी नहीं बताए थे बीपीएससी में, याद है? क्योंकि ये क्या है, आया तो भारत आया, सही बात है, लेकिन इसका भारत से ज्यादा इंटरेस्ट जो था वो कहां था? चीन में था। इससे ज्यादा इसका चर्चा कभी नहीं होता, नाम होता, चर्चा नहीं होता। कोई दिक्कत? आइए आते हैं अपना अंग्रेज। अंग्रेज को लास्ट में रखे। शुरू में लगा होगा अंग्रेज को, लगता खा गए सुजी सर, क्या सब बता दिया, अंग्रेज को हटा के रखे। अंग्रेज को किसे खाएंगे? अंग्रेज तो हमको खाएगा। क्या 1600 में आएगा और 1947 में भागेगा? 350 साल हमको क्या करेगा? खा के जाएगा। आइए, बड़ा खुश होके बता, चलो आया अंग्रेज। ये हमारे समय में अगर आता ना अंग्रेज, तो सुजी सर मत पूछो हम क्या करते, इसको हड्डी उड्डी ससार देते, सब तोड़ ताड़ के भेजा देते। नहीं, अलग गलत हुआ, हमारे पूर्वज के टाइम में आया। चलिए अंग्रेज में आते हैं और इसको बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे हर एक पॉइंट को। यही आपका यूरोपीय कंपनी में जो सबसे इंपॉर्टेंट गेम चलेगा, यहीं से स्टूडेंट को बाहर निकालेगा। मिनी आईएएस। आइए, भारत आए यूरोपियों में सर्वाधिक शक्तिशाली 9 शक्तियों अंग्रेजों की थी। 9 शक्तियों मतलब समझे? 9 शक्ति नहीं, 9 शक्ति में तो समझ में आ रहा कि नहीं? क्या सामरिक दृष्टि से नौसेना में क्या थी? सबसे शक्तिशाली थी। अगर नौसेना में ये शक्तिशाली नहीं होती तो कभी भी पुर्तगाली को हरा नहीं पाती। क्या मेरी बातें समझ में आ रहा ना? जरा 1599 में जॉन मिल्डहॉक नामक ब्रिटिश यात्री थल सेना के रास्ते, ध्यान थोड़ी, थल सेना का थल मार्ग के रास्ते, यानी क्या सड़क रास्ते से, थल मतलब सड़क ही हुआ, स्थल जिसको कह सकते हैं। क्लियर है? एक होता जल मार्ग, एक होता थल मार्ग, एक होता है नभ मार्ग। नभ मार्ग मतलब वायुयान के द्वारा, जल मार्ग मतलब जल के द्वारा, और स्थल थल का मतलब जमीन के द्वारा। भारत आने वाला जो पहला था वो कौन था? मिल्डनहॉक पहला। कोई डाउट है? नहीं ना, जो डाउट हो तुरंत पूछ लेना, जिनको जो डाउट हो फटाक से पूछिए। ओहो, चलिए, ब्रिटिश मर्चेंट एडवेंचर कंपनी की स्थापना कब हो रही है? 1599। ये वही है जिसको हम कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो होगा वो कब होगा? 1600 में होगा। उससे पहले इस कंपनी का नाम जो है वो क्या है? ब्रिटिश मर्चेंट एडवेंचर। 15 साल के लिए जो है अधिकार मांगता, किससे? एलिजाबेथ, वहां की जो महारानी होती है, उससे, कि हमको व्यापार वाणिज्य कहां करना है? इंडिया में करना है। उसके लिए क्या किया जाता है? डिमांड किया जाता है। और 1599 में जब वहां से चलता है तो यहां पहुंचता कब है? 1600 के आसपास पहुंचता है। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी पहुंचती है इंडिया में, उस समय यहां का मुगल बादशाह कौन होता? अगर मैं पूछूं तो क्या बताइएगा? बताइए पृथ्वीराज जी। हाँ, वेरी गुड, अकबर। आप लोग कुछ नहीं बोलते। 1605 में अकबर मरेगा ना, इतना भी याद नहीं है। 1600 की बात करें तो क्या अकबर बोलना क्या है? क्लियर है? 1600 में अकबर था। अब देखिए इंग्लैंड, यहां देखिए लिखा हुआ है, इंग्लैंड महारानी एलिजाबेथ 31 दिसंबर 1600 को एक चार्टर प्रदान करता, जिसके अनुसार इंग्लिश यानी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या होता है? जन्म होता है। एक चार्टर एक्ट होता निकलता है 15 साल के लिए, वहीं से निकलता है। 1608 में, याद ही होगा, 1608 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस क्या होता है?
जहांगीर के टाइम में पहुंचता है इंडिया। जहांगीर का मतलब यह हुआ सुजीत सर, अकबर का सुपुत्र हुआ, यानी अकबर अब इस दुनिया से पधार गए हैं, यानी चले गए, और उनका सुपुत्र जो है जहांगीर, उसी के टाइम में कैप्टन हॉकिंस कहां रहा है? इंडिया रहा है। और किसके नेतृत्व में? वहां राजा कौन है? जेम्स प्रथम है। और जब यहां पे पहली बार कंपनी 1600 में आई थी तो वहां पे राजा कौन था? एलिजाबेथ रानी बनी हुई थी। ये दोनों बारीक चीजें ध्यान रखना, जीवन में गलती ना हो जाए। सब ये सब जब गलत कर दोगे ना तो आपका कॉम्पिटिटर आपको दाब देगा, निकल जाएगा, आपको गिरा देगा। रिजल्ट रियल में तैयारी करने वाला का, रियल में जो तैयारी करता है, मात्र 1-2 नंबर से रुकता है, और यही 1-2 नंबर उसको 2 साल की कुर्बानी देनी पड़ती है। क्या गलत बोल रहा हूं मैं? यही चीज पे बारीकी से नजर रखना जो बोल रहा हूं। इतिहास हम रटाने के लिए नहीं, इतिहास आपके दिमाग में सेट करने के लिए पढ़ा रहा हूं कि जीवन में अब कभी भूल ना हो सके। बस एक बार अपने से देख लेना जाके घर में। जेम्स प्रथम का दूत कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचता है, क्लियर है, जहां पे मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने आगरा गया। और जब सूरत पहुंचता है तो वहां पता चलता है कि जहांगीर कहां पे है? आगरा में है। वही ताजमहल वाला, यूपी वाला, ठुमका नहीं, ध्यान रखना, यूपी वाला में कहां है? आगरा में। जहांगीर वहां पे है, वहां मिलता जाके कौन? हॉकिंस। और हॉकिंस से इतना प्रभावित होता है कि उसे उपाधि मिलती है। कौन सी उपाधि? हॉकिंस को जो उपाधि मिलती है वो इंग्लिश खां की उपाधि मिलती है। चलिए, जहांगीर ने हॉकिंस से प्रसन्न होकर आगरा में बसने तथा 400 मनसब और जागीर प्रदान किया। बहुत खुश हुआ। एक तो उपाधि दिया सो दिया, और साथ साथ में क्या किया? 400 मनसब। ये मनसब जो होता है ना, ऐसे ज्यादा दिमाग नहीं लगाने, ये पद होता है। उस समय पद हुआ करता था। इसमें बहुत बड़ी अंदर की हिस्ट्री है, वो आपसे नहीं बताएंगे और आपके पल्ले भी नहीं पड़ेगा। बहुत अंदर कैसे मनसब होते थे, किस हिसाब से वो घोड़ा रखते थे, किस हिसाब से सेना रखते थे, उसके हिसाब से उनको मनसब मिलता था। ये डिटेल में जो आप समझ भी नहीं पाएगा, मैंने समझा दिया। यहां भी क्या होता है कि आपका रैंक के हिसाब से आपको पोस्ट मिलेगा। मिनी आईएएस में भी क्या है, बहुत सारे 4-5 पोस्ट हैं, जानते ही होंगे। आपका जिस हिसाब से रैंक आएगा उसी हिसाब से पोस्ट आपको मिलेगा। टॉप रैंक रहेगा तो सचिवालय वाला मिलेगा, नहीं है तो अपने नीचे वाले जाओ, उसमें भी नहीं है तो बाहर निकलो। समझ रहे हैं ना? आइए, जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम का राजदूत कैप्टन हॉकिंस तथा सर टॉमस रो 1615 में पहुंचता है। ये सब सर टॉमस रो भी जहांगीर के ही दरबार में पहुंचते हैं। पहले हॉकिंस, उसके बाद सर टॉमस रो। बंबई का गवर्नर अभी जस्ट बताए थे और ट्रिक भी याद करवाए थे। कौन सा गवर्नर? गोराल्ड अंगियार। क्लियर है? गोराल्ड अंगियार। थोड़ा सा पानी पिला, लारन जा रहा लाने। आइए, यहां तक कोई दिक्कत? और बंबई वाला बता दिए। अगर बंबई वाला हम आपको बता ही दिए हैं तो आप लगे हाथ हमें कोलकाता बता दीजिए। कोलकाता की स्थापना किसने किया? हाँ बोलिए, भेर बोलिए। अभी तो आप लोग को भी सिखाए जॉब चार्नोक। जब जॉब चार्नोक आप बता ही दिए हैं तो आप मुझे यह बता दीजिए अब बचा कौन? मद्रास। मद्रास बताइए, बताइए। हाँ, फ्रांसीसी डे। सिंपल, अभी तो बताएं आप लोग को। अभी 1 मिनट पहले तो हुआ है। बताइए, एकदम दिल से बताइए। जब पढ़िए तो आत्मा से पढ़िए, ये तो पढ़ाई करने का बहाना मत कीजिए। एकदम यहीं रहिए। कोई अगर मुझे जवाब नहीं देगा तो सीधा सा मतलब है वो हमारी पढ़ाई से टूटा हुआ है या फिर खुद से टूटा हुआ है। क्योंकि जो यहां रहेगा फट से जवाब देगा, क्योंकि सब कुछ तो ट्रिक से ही हम जोड़ के बता दिए है ना। आइए, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चले, आइए। अंगियार ने तांबे तथा चांदी के सिक्के ढालने के लिए टकसाल की स्थापना की। यह अंगियार कौन है? जब अंगियार की नाम आएगा तो बंबई का संस्थापक। अब इतना सोचना क्या है? जॉब चार्नोक आपको पता ही है,
कहां का? मद्रास का। फ्रांसीसी डे, सॉरी, जॉब चार्नो कोलकाता का, और फ्रांसीसी डे जो है वो मद्रास का, ये पता है। तो जब अंगियार की बात आ रही है तो इसका मतलब है ये कहां की कहानी चल रही है? बंबई की। और बंबई में तांबे और चांदी के सिक्के ढालने के लिए टकसाल की स्थापना की गई। क्लियर? 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह किससे हो रहा है? पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हो रहा है। अक्सर इतिहास में हम युद्धि और क्रांति और विद्रोही करते रहते हैं, पहली बार कभी प्यार करने का मौका मिलता है। अब यहां पे अंग्रेज युद्ध करना बंद किए हैं और शादी विवाह घर में शुरू हुआ है, और जो शुरू हुआ है वो 1661, याद रखिएगा। इसमें किसका? चार्ल्स द्वितीय। ये कहां का राजा है? इंग्लैंड का राजा है। और यहां पे कौन है? कैथरीन। कैथरीन कहां की है? पुर्तगाली राजकुमारी। बोलिए, पुर्तगाली राजकुमारी है। इन दोनों के बीच में क्या होता है? प्यार होता है, रोमांस होता है, शादी होता है, और इसके बदले में क्या मिलता है? बंबई विरासत में मिल जाती है। बंबई अब लेके कहीं जा नहीं सकता है, तो 10 पाउंड में क्या करता है? बंबई को चार्ल्स द्वितीय किसको सुपुर्द कर देता है? अंग्रेजों को। कोई दिक्कत यहां तो? कोई समस्या? चलिए देखिए, यहां है ना, 10 पाउंड वार्षिक किराए पे ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करता है? दे देता है। नेक्स्ट है 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के 3 गांव, 1698 में 3 गांव, शूतीनाती, कालीकाता और गोविंदपुर, जमींदारी 1200 रुपए भुगतान करके प्राप्त करता है। और यहां पे फोर्ट विलियम का निर्माण किया गया। कालांतर में यह कोलकाता, जिसको अभी कालांतर में कोलकाता हुआ, कलकत्ता था, कहलाया, जिसकी नींव जो है जॉब चार्नो ने रखी। कोई डाउट? कोई समस्या? हाँ हाँ हाँ, स्त्री ही होगी तब ने। हाँ, राजकुमारी है, स्त्री नहीं है। पुर्तगाल के जो है ये सबसे बड़ी क्या है? राजकुमारी है। हाँ हाँ, तो स्त्री तो होगी। हाँ, इंग्लैंड चला गया लेके पत्नी को। जैसे मान लीजिए हमारी शादी इनसे हुई ना, और इस शादी में जो है हमको पटना मिला। क्लियर हुआ? तो पटना को तो चक्का लगा हुआ है नहीं, व्हील तो लगा हुआ नहीं कि खींच के हम लेकर चल जाएं। तो रहेगा तो यही, शासन तो मेरा ही है। तो हमने क्या किया कि चलो हम शासन क्या करें जब हम रहेंगे नहीं, तो हम तो चल जाएंगे कहां पे? अपने गांव चले जाएंगे, चंपारण। तो पटना क्या किए, हम जो सामने वाला है लेने वाला, वो बोला एक काम करते हैं, 10 पाउंड जो है वार्षिक, यानी कि साल में हम देंगे और बदले में हमको दे दो। पट्टा बटाईदार जानते हैं जमीन का, 1 साल के लिए लेता है, बदले में वो देता है। किराया समझते हैं, 1 महीने के लिए किराया लिए, किराया दिए तो मकान मालिक 1 महीने के लिए हमको सुपुर्द किया। सेम कहानी। क्लियर? आइए, यहां तो समझ गए 3 गांव, सूतीनाथा, कोलकाता और गोविंदपुर को 1200 रुपया भुगतान करके हासिल कर लिया। और ये तीनों गांव कहां पे है? कोलकाता में, वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं। और इसकी स्थापना किसने किया था? जॉब चार्नो, जो कि शुरू से ही बोल रहे हैं, आपके दिमाग में ही होगा। हाँ बोलिए। हाँ चलता था। हाँ 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 हाँ, संबंध अच्छा नहीं बनेगा। उतना डिटेल में काहे के लिए जा रहे हैं? वो किसी से दे देगा। हमारा आपसे लड़ाई चल रहा है, हम इसको दे देंगे। और लड़ाई एक दिन के लिए थोड़ी होता है, आजीवन होता थोड़ी। लड़ाई संबंध में नहीं बनता क्या? आपसे लड़ाई हो रहा तो हम वैवाहिक संबंध कर लेते हैं, बिम्बिसार वाली नीति अपनाते हैं। पूरा इतिहास में भरा हुआ, फिर भी आपको कंफ्यूजन आज ही हो रहा है। आया समझ में? क्लियर है? ये वो वाली क्लास नहीं है जो पूरा डिटेल से हम यहां समझाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये क्या है? मिनी आईएएस वाली क्लासेस है। क्लियर है? आइए, भू राजस्व व्यवस्था, हमारा दूसरा चैप्टर जो है वो है क्या? भू राजस्व व्यवस्था। भू राजस्व व्यवस्था की बात आती है तो यहां पे 3 बातें आती हैं। अस्थाई बंदोबस्त, दूसरा रैयतवाड़ी, और तीसरा महालवाड़ी। क्लियर है? थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। अस्थाई बंदोबस्त में जो जमीन का मालिक होता था जमींदार होता था। रैयतवाड़ी में जमीन का मालिक रैयत होते थे, जिसको किसान कहा जाता था। और महालवाड़ी में
जमीन का मालिक महाल होता था, जिसको लंबरदार भी कह सकते हैं या फिर मुखिया भी कह सकते हैं। कोई दिक्कत? अस्थाई बंदोबस्त में 19% क्षेत्र पे होता था। पूरे हिंदुस्तान के जितना क्षेत्रफल है उसमें 19% क्षेत्रफल पे अस्थाई बंदोबस्त चल रहा था। 51% क्षेत्रफल पे जो है वो क्या चल रहा था? महाल बाड़ी। क्लियर है? और हूं कर रहे हैं रैयत बाड़ी। हद एकदम है। और हूं करें, हर बार हम सही बोलें, थोड़ा पकड़िए हमको तब ना समझिएगा। यानी यहां पे रैयतबाड़ी 51% भाग पे और बचा हुआ 30% भाग पे जो था वो महालबाड़ी चल रहा था। टोटल इंक्लूड कीजिएगा तो 100%, 19, 51 और 30 इक्वल टू 100। कोई डाउट? आइए, हेस्टिंग्स 1772 में द्वैध शासन व्यवस्था को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। जिसको हेस्टिंग शॉर्ट में लिखे हैं, लॉर्ड हेस्टिंग नहीं, वारेन हेस्टिंग। याद रखिएगा, दोनों अलग अलग है। कोई डाउट? आप समझ रही समाजी? क्लियर है? पक्का ना? इसमें 1772 में द्वैध शासन की स्थापना को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। अगर द्वैध शासन को समाप्त कर दिया तो लाया किसने? हाँ, लॉर्ड क्लाइव ने। क्लाइव लाया और वारेन हेस्टिंग ने क्या किया? 1772 में समाप्त कर दिया। फार्मिंग सिस्टम, इजारेदारी प्रथा की शुरुआत किया। इजारेदारी प्रथा की शुरुआत किसके टाइम से हो रहा है? हेस्टिंग के टाइम से। क्यों? क्योंकि द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। अभी यहीं पे 2-3 बातें होंगी, बड़ी डिटेल में है। इजारेदारी प्रथा हुआ, अस्थाई बंदोबस्त हुआ, ठीक है ना, जमींदारी प्रथा हुआ, या फिर आप कह सकते हैं ना पंचसाला व्यवस्था हुआ, एक साला व्यवस्था हुआ, जो ऑप्शन में आपको हम पढ़ाते। बड़ी गहराई है, हर चीज यहां पे नहीं है। क्लियर है? फार्मिंग सिस्टम के अंतर्गत राजस्व वसूली की जिम्मेदारी उसे दी जाती थी जो सबसे अधिक बोली लगाता था। फार्मिंग सिस्टम का मतलब इजारेदारी प्रथा। इजारेदारी प्रथा का मतलब होता था कि इसमें बोली लगती थी। आज भी आप जाइएगा, बोली लगता है। आप कभी बाजार में चले जाइए, हर चीज जो है बोली पे बिकता है। बोली लगाइए, जिसको कहते हैं नीलामी। कह सकते हैं ना, नीलामी हो रहा है, इसका नीलामी हो रहा जी, एक काम करो, इसका बोली लगाओ। आधा गिलास पानी है, नीलामी लगाओ। आपने बोला 30, 50, 70 सूजी सर, 100, 110, 15, 20, 30, 50, 3 लाख, 4 लाख, 8 लाख, 9 लाख। अब कोई है? 1, 9 लाख 2 नहीं है, ले जाओ आधा गिलास पानी। बिल्कुल बिल्कुल। आइए, क्लाइव, हाँ बोलिए। द्वैध शासन मतलब दो शासन, दो रूप से शासन। हमारे यहां जो शासन चल रहा है अभी, वो क्या है? दो रूपों में शासन चल रहा है। एक जो शासन चल रहा है हमारा, केंद्र का शासन चल रहा है हमारे ऊपर, और एक जो है राज्य का शासन है। हमारे ऊपर दो शासन चल रहा है ना, दोनों चल रहा है ना। लेकिन वहां द्वैध शासन खराब नहीं था, अच्छा था, लेकिन उसके अंदर भ्रष्टाचार बहुत था। अब बताओ, अगर टैक्स आपसे लिया जाए तो केंद्र सरकार बोले स्वच्छता का अलग टैक्स लेंगे, दो जी। राज्य सरकार बोले हम भी टैक्स लेंगे स्वच्छता का, दो जी। क्या स्थिति होगी? एक बार अपराध कीजिए तो एक बार जो है राज्य सरकार आपको सजा दे, दूसरी बार अपराध कीजिए तो फिर केंद्र सरकार दे। कैसा लगेगा आपको? बस जी सर, आपकी सरकार होगी तो हो सकता है ऐसा हो सकता है, बाकी में तो उम्मीद बड़ा कम लगता है। समझ में? ये क्लाइव के टाइम में चला था। वारेन हेस्टिंग इसको समाप्त कर दिया क्योंकि इसके अंदर बहुत बहुत तीव्र गति से इसके अंदर में भ्रष्टाचार हो रहा था और इसको बर्दाश्त नहीं किया गया। वारेन हेस्टिंग इसको समाप्त कर दिया। आइए, क्लाइव के समय में भू राजस्व का वार्षिक बंदोबस्त होता था, जिसे हेस्टिंग ने बढ़ाकर 5 साल कर दिया। ये क्लाइव वही है, बदला पूरा तरीके से। क्लाइव क्या कर रहा था? भू राजस्व हर साल क्या करता था? आपसे टैक्स लेता था। इसी चीज को हटा के वारेन हेस्टिंग ने क्या कर दिया? 5 वर्ष कर दिया। इसी को तो हमने बोला भी पंचसाला व्यवस्था। कोई डाउट? आइए, अस्थाई बंदोबस्त अब एक एक करके समझते हैं। अस्थाई बंदोबस्त को समझते हैं। कर्नवालिस ने गवर्नर जनरल बनने के बाद, कहां का? भारत का गवर्नर जनरल बनने के बाद। आप जानते हैं ना गवर्नर कहां तक रहा? लास्ट तक वारेन हेस्टिंग तक गवर्नर रहा। स्टार्टिंग क्लाइव के टाइम में रहा और एंडिंग वारेन हेस्टिंग के टाइम में तक रहा। ये क्या हुआ? गवर्नर हुआ।
गवर्नर जनरल शुरू कहां से हुआ? वारनिंग सिंह से शुरू हुआ और लास्ट कहां पे हुआ जाके? केनिंग के टाइम में जाके खत्म हुआ। उसके बाद वहां से वायसराय हुआ, फिर बेंटिंग जो है भारत का गवर्नर बनने लगा। पहले ये बंगाल का चल रहा था और बेंटिंग के टाइम से क्या हो गया? भारत का गवर्नर जनरल हो गया। क्लियर? कोई डाउट नहीं ना? हाँ, गवर्नर जनरल के बाद 10 साल बंदोबस्त को क्या किया? लागू किया। 10 साल के लिए आपसे हम क्या करेंगे? एक मोटा अमाउंट मांग लेंगे कि 10 साल तक के लिए आप हमको दे दीजिए, आराम से इसका यूज कीजिए। मान लो ये घर है, इसको हमने लिया रेंट पे, उन्होंने कहा एक काम कीजिए 10 साल के लिए दे दीजिए। 10 साल के लिए हम इसे दे दिया, 10 साल में जो चाहे कमा लें चाहे नुकसान कर लें वो मेरे ऊपर है। तो 10 साल बंदोबस्त लागू किया, जिसे 1793 में इसे क्या कर दिया गया? अस्थाई बंदोबस्त इस्तेमारी बंदोबस्त में परिवर्तित किया। अस्थाई पे या फिर इस्तेमारी। टाइमिंग 1793, याद रख लीजिएगा, काम करेगा। क्लियर? यही पूछता है अस्थाई बंदोबस्त कब लाया गया? 1793 में। किसके टाइम में लाया गया? कर्नवालिस के टाइम में लाएगा। कोई दिक्कत? अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत ब्रिटिश भारत का लगभग 19% हिस्सा आता था, यानी कि पूरा क्षेत्रफल जो है भारत का वो 19% है। सॉरी, हाँ 19% है। टोटल जो भारत का है वो 100 है। 100 में 19% जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र 19%, इसके ऊपर क्या चल रहा है? अस्थाई बंदोबस्त चल रहा है। क्लियर है? यह व्यवस्था याद रखिएगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी और उत्तर वाला कर्नाटक का क्षेत्र जो है यहां पे चल रहा था। यहां गलती कभी नहीं होगा। बंगाल प्रेसिडेंसी में चल रहा है, तो अगर बंगाल में चल रहा है तो बिहार उड़ीसा तो उसी टाइम में उसी के साथ था। निकला कब है? 1912 में निकला है। इससे पहले तो ये तीनों क्या है? परिवारीय। और दूसरा अवध वाला क्षेत्र, वाराणसी वाला क्षेत्र। कोई दिक्कत? और तीसरा कर्नाटक दक्षिण वाला क्षेत्र। बस काम खत्म करिए। कभी कभी क्षेत्र पूछता है, इसलिए आपको बता दिया हूं। अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत भू राजस्व की वसूली का अधिकार जो था वो किसको दे दिया गया था? जमींदारों को। शुरू से हम बोल रहे हैं, भू राजस्व में जो जमीन के मालिक होते थे, अधिकार जो दिया जाता था जमींदारों को। कोई डाउट? रैयतवाड़ी में जमीन का अधिकार रैयत यानी किसानों को। महालवाड़ी में जमीन का अधिकार महाल को, या फिर कहें तो लंबरदार या फिर मुखिया को। आज भी गांव का मुखिया ही होता सबसे बड़ा। आइए, जिसका हिस्सा वसूली 1/10 और 1/11 होता था। बैठिए ना, क्लब आ रहा है। क्लियर है? यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, 1/10 और 1/11। क्लियर है? इस चीज को ध्यान रखिएगा। यानी कि एक भाग जो लिया जाता था वो जमींदार लेता था, ठीक है ना, और उसका 10वां हिस्सा जो होता था वो किसको दे दिया जाता था? अंग्रेज को दिया जाता था। टैक्स तो वसूलिएगा ना। ये वाला फंक्शन जो था ये इसी में होता था। आप हमको दीजिए, जमींदार जो होते थे वो क्या करते थे? किसानों से उठाते थे। क्लियर है? एक भाग अपने पास रखते थे और 10 भाग किसके पास भेजते थे? अगर 11 है तो एक भाग अपने पास और 10 भाग जो है वो किसको? अंग्रेज को देते थे। सोचिए टैक्स कैसा था। सोच लीजिए कि कितना भयानक टैक्स चल रहा था। मिलता ही था। तभी तो ये खत्म होगा अस्थाई बंदोबस्त धीरे धीरे। और इसी के कारण तो विद्रोह होगा पूरे हिंदुस्तान में। रैयतवाड़ी वो समझ में आ गया। कर्नवालिस के टाइम में 1793 में 19% क्षेत्रफल पे ये लगा हुआ था। नेक्स्ट है रैयतवाड़ी 1792 में। स्थापित रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता जो थे वो कौन थे? मुनरो थे। वो 93, ये 92। तो पहले ये होना चाहिए सुजीत सर। अभी रुक जाओ, अभी और आगे भागेगा, अभी इतना आसानी से नहीं होगा। ये सबसे पहले शुरुआत किया गया, इसके जन्मदाता जो हुए वो कौन हुए? थॉमस मुनरो, कैप्टन रीड। ये दोनों जो थे पहली बार क्या किए? रैयतवाड़ी बंदोबस्त लाए। इन्होंने क्या किया रैयतवाड़ी में कि रैयत को ही सब कुछ कर दिए। सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो कहां पे लगाया गया था? तमिलनाडु के बारामले। ये क्वेश्चन सेम पूछा था इस बार बीपीएससी में, लोग गलत करके चलाए थे। रैयतवाड़ी इनमें से कौन से क्षेत्र में था? याद है पृथ्वीराज जी?
ये इसी का एक जगह, एक जिला है, बारामहल। तमिलनाडु था, याद है ना? ये क्वेश्चन बस याद है ना, रैयतवाड़ी। हालांकि आप लोग देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू की गई यह व्यवस्था तमिलनाडु, मद्रास, बंबई, आसाम, कुर्ग के कुछ ऐसे हिस्से थे जहां पे लागू किया गया, जो ब्रिटिश भारत का 51% हिस्सा। यही बस इंपॉर्टेंट रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। वहां हमने बताया ये पूरा अगर हमारा इंडिया है तो इतने प्रतिशत में क्या है, 19% में अस्थाई बंदोबस्त, और इतने प्रतिशत में जो है 51% में वो क्या है, रैयतवाड़ी। क्लियर? रैयतवाड़ी व्यवस्था किसानों को अधिक लगान लिए जाने के विरुद्ध में न्यायालय में जाने की अनुमति नहीं थी। किसानों से अगर अधिक हम लगान वसूल करेंगे, टैक्स वसूली करेंगे, तो इनको न्यायालय में जाने का कोई अधिकार नहीं था। हमारी मर्जी, मालिक हम है ना। आपके भी गांव में जो मालिक होंगे, आज भी देखते होंगे, जो दबे कुचल, तो जो मन होगा वो हम करेंगे। आप हमारे गुलाम हो ना, आप हमारे साथ रहोगे तब ना कुछ करोगे। आप तो हमारे गुलाम हो। और गरीब आदमी हर अमीर का क्या होता, गुलाम होता, आज भी। आइए नेक्स्ट जो है महलबाड़ी। थोड़ा महलबाड़ी को देखते। तीसरा, महलबाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्रफल का 30% क्षेत्रफल। 19% पहले बता दिए थे, याद आ गया होगा, स्थायी बंदोबस्त। 51% हमने क्या बताया था, रैयतवाड़ी, और 30% महलबाड़ी। अगर सबको जोड़िएगा तो ये 100% हो जाएगा। अब पूरे भारत में अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलबाड़ी लागू हो गया। अलग अलग तरीके से अलग अलग क्षेत्र में क्या हो रहा है, टैक्स लिया जा रहा है। महलबाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत दक्कन के यानी दक्षिण के कुछ जिले, उत्तर भारत यानी संयुक्त वाला प्रांत जो है उसमें, आगरा में, अवध में, मध्य प्रांत में और पंजाब के कुछ हिस्से में इसको क्या किया गया था, महलबाड़ी को शामिल किया गया था कि इन सब जगह से हम क्या करेंगे, महलबाड़ी व्यवस्था रखेंगे। महलबाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1819 में, यह डेट याद रखिएगा, कौन किया था, मैकेंजी ने किया था। क्लियर है? तीनों का नाम याद हो गया होगा। 1793 में कौन, कर्नवालिस, अस्थाई बंदोबस्त 19% भूभाग पे। 1792 में टॉमस मुनरो और बताइए, हाँ बताइए, महलबाड़ी, रैयतवाड़ी, टॉमस मुनरो, कैप्टन रीड, हमेशा याद, दोनों नाम याद रखिएगा, टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, इन दोनों ने मिलकर क्या किया, रैयतवाड़ी की स्थापना किया। कहां पे, तमिलनाडु में, तमिलनाडु के वारामहल जिले में। क्लियर हो गया? यहां जो क्षेत्र था वो कितने प्रतिशत क्षेत्रों पे चल, ओह सॉरी, ये जो क्षेत्र पे चल रहा था वो कितने प्रतिशत क्षेत्रों पे चल रहा था, 51% क्षेत्रों पे। नेक्स्ट और लास्ट जो आया वो क्या आया, महलबाड़ी। जैसे महलबाड़ी की बात आएगी दिमाग में बस एक ही चीज आपके आना चाहिए कि महलबाड़ी जो है 1819, डेट कभी भूलने का है ही नहीं है, आजकल डेट मैचिंग में 1819 याद है। 1819 में किसके द्वारा, हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। क्लियर है? और यहां पे जमीन के मालिक कौन होंगे,